हेलो साथियों, नमस्कार। दिस इज आशीष तावरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट। एज यू नो अबाउट दिस, we will discuss now use of active and passive voices. This is very important topic in enhance of your English knowledge. To understand this topic better by taking help of Hindi language. Let's start now. आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। इससे पहले भी कई वीडियो में बना चुका हूँ इंग्लिश से रिलेटेड, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक या दो सेंटेंस हर एग्ज़ाम में इसके मिल जाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में। तो क्या होता है एक्टिव और पैसिव, इस संदर्भ में आज संक्षिप्त जानकारी देंगे। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन की बात करें तो इसमें वॉइस, इसके कॉमन रूल्स क्या होते हैं, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ द टेंसेज, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव्स के रूप में कैसे यूज किया जाता है, पैसिव वॉइस सम वर्ब्स के रूप में भी इसका यूज होता है, फ्रेजल वर्ब के रूप में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार पैसिव यूज करते हैं, विदाउट एजेंट, इम्परेटिव सेंटेंस, दैट, दिस, नाउन, डोमेस्टिकेटिव डिटर्मिनर्स रहते हैं, उसको पैसिव फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है, डबल पैसिव सेंटेंस विद डबल ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ऑफ स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस ऑफ काउजिटिव सेंटेंस। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल से बताएंगे कि वॉइस क्या होता है। वैसे अ वर्ब कैन एक्सप्रेस एन एक्शन इन टू वेज, कोई भी क्रिया दो रूपों में, दो माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। इसको जानने के लिए पहले आपको जानना होगा, फर्स्ट लर्न, यू हैव टू लर्न दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि एक्टिव सेंटेंस में डूअर एक्टिव रहता है, सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स, when the subject is active, that which condition is active sentence, and then situation object is active, जहाँ पर कर्म एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, वहाँ पैसिव होता है। इसको समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। पहली बात करें, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, उस कंडीशन में एक्टिव वॉइस होता है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, उस स्थिति में पैसिव वॉइस कहा जाता है। सक्रिय एक्टिव यानी पैसिव निष्क्रिय, वॉइसेज यानी वाक्य होगी। जब वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो एक्टिव सेंटेंस होता है। ऐसे वाक्य कर्म प्रधान होते हैं जिन्हें कर्ता के रूप में लिखा जाता है, वो एक्टिव सेंटेंस है। और पैसिव की बात करें तो ऐसे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और वे सभी सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाते हैं। ऐसे वर्ब कर्ता प्रधान होते हैं परंतु उन्हें कर्म के रूप में लिखा जाता है। ये रही इसकी परिभाषा। इन दिस वे वी कैन डेफिनेट इट, इस प्रकार इसे हम डेफिनेट कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, इसका डिफाइन भी दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। बात कर रहे हैं वॉइस के बारे में। तो वॉइस के अंदर आपने पढ़े होंगे 12 एक्टिव सेंटेंस के अंदर सारे टेंसेज आते हैं, बट पैसिव बनाने के लिए इसमें 8 टेंसेज आते हैं। बट मैं कह रहा हूँ सभी टेंसों का पैसिव बनाया जा सकता है, उसके कुछ स्पेशल रूल्स रहते हैं। तो बात करते हैं, दिस क्वालिटी ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इट्स वॉइस, गिविंग इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट,
जिस सेंटेंस के अंतर्गत, जिस सेंटेंस के अंडर हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं और उस कंडीशन में वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, गिविंग इम्पोर्टेंस टू द एक्शन रेदर देन इट्स डूअर। जब हम क्रिया को इम्पोर्टेंस देते हैं, करने वाले को नहीं, द क्वालिटी वर्ब इज कॉल्ड इट्स वॉइस। इन दिस वे अ वर्ब कैन हैव टू वॉइसेस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया का जो रूप होता है वो दो तरीके से बोला जा सकता है, एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में। इसे एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कहते हैं। वर्ब का वह रूप जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट का कोई काम करता है, सब्जेक्ट पर ही कोई काम होता है, वॉइस कहलाता है। जैसे सी राइट्स अ लेटर, इस वाक्य का अर्थ वह पत्र लिखती है। यहाँ पर कार्य करने कर्ता पर जोर दिया जा रहा है, सब्जेक्ट स्वेच्छा से कार्य करता है। यहाँ केवल कर्ता पर जोर दिया गया है, कर्ता कार्य करता है। तो अ लेटर इज रिटन बाई हर, इस वाक्य में उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। अब इसमें ये कंडीशन लागू नहीं हो रही, इसमें कंडीशन फॉलो नहीं हो रही कि कर्ता ये कार्य करने की इच्छा है कि नहीं। उपरोक्त दोनों सेंटेंस का अर्थ एक समान है, सिर्फ कहने का स्टाइल अलग है, कहने का कंसेप्ट अलग है, तरीका अलग है। फ़र्क ये है कि दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक दूसरे के स्थान को चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है, और यही नियम लागू होता है एक्टिव और पैसिव में। तो बात करेंगे एक्टिव सेंटेंस के बारे में। एक्टिव की परिभाषा वैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट लेंड्स importance to the subject. The form of verb denotes the importance to the subject. The doer of the action is called of active sentence. एक्टिव सेंटेंस में जब वर्ब का प्रयोग कर्ता के अकॉर्डिंग होता है, कर्ता को ध्यान में रखते हुए होता है, उस स्थिति में, उस कंडीशन में एक्टिव वॉइस कहलाता है। वर्ब का वह रूप जिससे सब्जेक्ट की प्रधानता झलके, जिससे सब्जेक्ट की प्रधानता व्यक्त हो, उस स्थिति में सब्जेक्ट स्वेच्छा से कार्य करता है, वह प्रत्येक कार्य करने के लिए एक्टिव रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट, हम कह सकते हैं सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। तो यहाँ पर लिखने का कार्य वह कर रही है, जो सब्जेक्ट कर रहा है। तो यहाँ ये बात हाईलाइट हो रही है, ये बात उजागर हो रही है, क्लियर होती है कि एक्टिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस है। ओके, बात करेंगे पैसिव वॉइस की परिभाषा को समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट लेंड्स इंपोर्टेंस टू द एक्शन रेदर देन इट्स डूअर इज कॉल्ड इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की परिभाषा को समझने के लिए सरल शब्दों में बता दूं, जब कर्म के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज होता है, उस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस कहते हैं। वर्ब का वह रूप जिससे ऑब्जेक्ट की प्रधानता झलके, जिससे ऑब्जेक्ट जिस वाक्यों में प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान लेता है, वहाँ सब्जेक्ट से कार्य करवाया जाता है। अब सब्जेक्ट सुस्त रहता है, कार्य कर डूअर उसे एजेंट भी कह सकते हैं। जैसे अ लेटर इज रिटन बाई हर, मतलब उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब लेटर सब्जेक्ट बन गया है, यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया है, तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस कहते हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू यूज ऑफ कॉमन रूल्स इन एक्टिव टू चेंज इन पैसिव वॉइस। बात करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस समझने के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एक्टिव की ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। एक्टिव की ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव की सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। पैसिव में वर्ब टू बी का उपयुक्त फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ध्यान रखें, इन पैसिव फॉर्म मेन वर्ब इन यूज्ड इन थर्ड फॉर्म ऑलवेज, हमेशा, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, WH इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव, जो भी हो, सारी कंडीशन में, सारी स्थितियों में, सारी परिस्थितियों में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होता है। पैसिव में बने सब्जेक्ट की नाउन प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
पैसिव सेंटेंस में बने ऑब्जेक्ट से पहले प्राय प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन बाई लगता है, लेकिन कुछ ध्यान रहे कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है बाई के अलावा अदर प्रीपोजिशन भी यूज होता है, अदर प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, कुछ स्थितियों में बाई व ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। इस संदर्भ में आगे विस्तार से समझाया गया है। कुछ फ्रेजेज में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी होती है, पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ ही रखा जाता है। ओके, आगे बात करें। हाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आता है एक्टिव में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है पैसिव, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब थर्ड वाई प्लस ऑब्जेक्ट डूअर, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट निम्न तरह से बदला जा सकता है। निम्नानुसार वी कैन सी दैट चेंज ऑफ द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। किस प्रकार चेंज करते हैं? आई को मी में बदल देते हैं, वी को अस में बदलते हैं, यू को यू रहता है, ही को हिम बदल देते हैं, सी यदि आया है तो हर, दे आया है तो देम, यानी इट का इट, हु का हु। ओके, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सामान्य रूप से ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं, जो बिना ऑब्जेक्ट के उनका अर्थ पूरा नहीं हो पाता, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उनका ही पैसिव बना सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, ध्यान रखिए। स्लीप, सिट, स्टैंड, गो, कम, लाफ, इटीसी का पैसिव नहीं बनता, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं होता है उसमें पैसिव, उस कंडीशन में पैसिव नहीं बनता है। ओके, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो तो उनका पैसिव बनाया जा सकता है। जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं जिनके साथ में प्रीपोजिशन ऑलरेडी लगकर आता है। ही लाफ्ड एट द बेगर, वह भिखारी पर हंसा, तो ही लाफ्ड के साथ एट लगा हुआ है, तो यहाँ हम इसका पैसिव बना सकते हैं। द बेगर, बेग मिस मांगना, बेगर मिस मांगने वाला, भिखारी। द बेगर वाज लाफ्ड एट बाई हिम। ओके, दे लाफ्ड, नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन भी लगकर नहीं आया है। यदि इस प्रकार के वाक्य में ऑर्डर या रिक्वेस्ट का भाव निकले इंट्रांजिटिव वर्ब ही, तो पैसिव फॉर्म बनाया तो जा सकता है, बट उसका रूल्स दूसरा है। वहाँ यू आर ऑर्डर टू करके बना देते हैं, या लेट वाला, लेट भी ऑब्जेक्ट करके बना देते हैं, जैसे कि ये आ गया सामने। हाँ, देख लीजिए, लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, गो देयर एंड सिट डाउन, वहाँ जाओ और बैठ जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो एंड सिट डाउन, आपको आदेशित किया जाता है वहाँ जाने के लिए, उसके बाद बैठने के लिए। ओके, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, अब ये मास्टर फॉर्मूला लगता है। यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर प्रेड टू। ओके, तो ये ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड और एडवाइज्ड ईटीसी जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस के अर्थ और भाव के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। बट यहाँ देखना होता है क्या आदेश है, क्या रिक्वेस्ट है, कौन सा सजेशन है, कौन सा प्रार्थना है, कौन सा प्रेयर है, वो शब्द यूज किए जाते हैं। अब बात करेंगे आगे। पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस के अनुसार वर्ब को निम्नलिखित तरह से बदला जा सकता है। वी कैन चेंज द टेंस इन दिस वे। ओके, तो उसमें कुल 12 टेंसेज आते हैं, केवल 8 टेंस की पैसिव फॉर्म हो सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है, एस ई एस लग करके आया है, वर्ब में डू डज लग करके आ रहा है, तो इज आर एम रिटन में बदल देते हैं, इज आर एम में बदल देते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, उस कंडीशन में इज एम आर तो रहेगा, साथ में बीइंग और जोड़ देंगे। नेक्स्ट बात करें थर्ड पॉइंट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, उसमें हैज हैव लग करके आता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज होता है, तो उसके साथ हैज हैव तो लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट बीन को और ऐड करना है। नेक्स्ट क्रम में 4 नंबर पे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सेकंड फॉर्म आता है वर्ब का, वॉज वर्ब लगा देते हैं पैसिव में। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, वॉज वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी लग करके आता है, आप वॉज वर्ब का यूज तो करते हैं, वॉज वर्ब तो लगाते हैं, बट बीइंग और जोड़ देंगे। आगे
पास्ट परफेक्ट का हेड रहता है, उसके लिए हैड बीन कर देते हैं, शैल विल, शैल वी, विल बी। ओके। और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है शैल विल के साथ हैव आता है, तो आपको शैल विल के साथ हैव बीन जोड़ना है। शैल के साथ भी हैव बीन, विल के साथ भी हैव बीन। ओके। हाँ, एक बात और यहाँ छूट गई है, इसमें मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूं आपको। उसमें क्या होता है 9 नंबर में, यदि कोई सेंटेंस में मॉडल्स आया हुआ है तो मॉडल्स के साथ वह मॉडल्स लिखना है, साथ में बी और जोड़ देना है। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट बात करें, याद रखें निम्नलिखित 4 टेंसेज का पैसिव नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। हाँ, कुछ कंडीशन में बना सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल अप्रोच से देखा जाए तो ये सेंटेंस कभी किसी एग्जाम में इस प्रकार की नहीं पूछे जाते। ये चारों टेंसेज के पैसिव बनाने के लिए नहीं आते हैं, बट बना सकते हैं, हम इसे बीइंग जोड़ करके बनाए भी जा सकते हैं। ये एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन देखें। आई राइट अ लेटर। अब इस सेंटेंस का एनालिसिस किया गया है। आई इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहे हैं, अ लेटर आगे। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज यूज, इज वाला यूज्ड होगा तो इज लगा दिया। अ लेटर इज रिटन, थर्ड फॉर्म वर्ब का लगा दिया। बाई, आई को ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल देंगे तो मी हो जाएगा बाई मी। ओके, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्रम में बताते हैं यूज ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्यों और कब प्रयोग किया जाता है? जब सब्जेक्ट की जानकारी न हो तथा यह बताना आवश्यक न हो कि कार्य किसने किया है। किसी अ बॉम्ब वॉज एक्सप्लोडेड, एक बॉम्ब विस्फोट हुआ था। द स्ट्रीट्स आर स्वीप्ड एवरी डे, जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दर्शानी हो। द लेटर वॉज रिटन बाई राम, पत्र राम के द्वारा लिखा गया था। माई कार हैज बीन मूव्ड, मेरी कार रुक गई थी, चल पड़ी थी, मूव्ड हो गई। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दर्शा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस सारे संदर्भों में देखा जाए तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं दो, उन सभी के सेंस में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये पैसिव फॉर्म है। वैज्ञानिक शोध पत्रों में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऐसे लाखों लेखों में आविष्कार का इम्पोर्टेंस टेंस होता है, सब्जेक्ट का नहीं। ओके, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाई ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। जब सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन वन हो, जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी एक्टिव, तो ड्यूटी मस्ट बी डन तो पैसिव, मतलब ड्यूटी करना अनिवार्य है, ड्यूटी करना अनिवार्य है, ड्यूटी करना चाहिए। तो वन सी दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एवरीवेयर, दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सीन एवरीवेयर, ये हर किसी को एडवर्टाइजमेंट देखा, ये सबको देखना चाहिए था। इंट्रोडक्शन की बात करें, क्या वाक्य एक्टिव और पैसिव पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले देखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी इट इज़ कंपल्सरी दैट सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, आपको समझना है। यदि वाक्य में वर्ब प्लस टू बी के फॉर्म में वर्ब आया है तो वर्ब थर्ड फॉर्म हो तो ऐसे में पैसिव वॉइस होता है, ना कि एक्टिव वॉइस। बात करेंगे आई राइट अ लेटर, एक्टिव वॉइस है क्योंकि इनमें न तो वर्ब टू बी है ना टू बी का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्रम में आगे देखते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो लास्ट तक देखना है और हाँ यहीं पर हम फिनिश कर देंगे। देखिए, कोई अन्य रूप है ना ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। अब ये वाक्य देखें, अ लेटर इज रिटन बाय मी, इस वाक्य में वर्ब टू बी फॉर्म्स इज के साथ राइट नामक वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन का प्रयोग हुआ। अतः यह वाक्य पैसिव वॉइस। पहचान करने का दूसरा तरीका, वर्ब के आगे हु लगाने से यदि सब्जेक्ट का पता लगे तो वाक्य एक्टिव है और नहीं तो पैसिव है। हु राइट, कौन लिखता है पत्र, अर्थात सब्जेक्ट का बोध होता है। एक्टिव वाक्य है परंतु हु रिटन से सही उत्तर नहीं मिलता तो पता लगता है पैसिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये 8 टेंसेस की लिस्ट दी गई है। इन टेंस के क्या पैसिव बनाए जा सकते हैं, देख लीजिए एक बार। ओके,
आगे बात करें, नेक्स्ट क्रम में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो लिखा हुआ है सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब थर्ड लगा कर के वाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, ठीक, ये सारी पीछे इसको बता चुके हैं। सारडी के द्वारा, इसको सारडी के माध्यम से बताया जा चुका है कि किस प्रकार टेंस को बदला जाता है, उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को पैसिव फॉर्म में। ओके, तो कुछ इसका एक्सरसाइज करना होगा। इफ़ यू वांट टू परफेक्ट इन इंग्लिश देन मोर प्रैक्टिस बिकम यू विल बी परफेक्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्रम में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।